जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये रूल ये कहता है कि अगर आपके पास में दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, मान लो कि मेरे पास में एक सिस्टम है और उसका नाम ए है, और एक सिस्टम है उसका नाम बी है, तो सिस्टम ए कहता है कि वो सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों लोग कहते हैं कि हम लोग इक्विलिब्रियम में हैं, और ये कहता है कि हम भी इक्विलिब्रियम में हैं। और लास्ट वाली क्लास में ये हमने आपको अपडेट कर दिया है कि जब दो या दो से ज़्यादा सिस्टम ये कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट, यानी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो फिर अगर सिस्टम ए किसी अदर सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम बी भी उसी सिस्टम अदर सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो फिर 100% सिस्टम ए और सिस्टम बी भी क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो लॉ समझ में आ गया ना? विल बी इन इक्विलिब्रियम। इसको डिफाइंड कैसे करें? व्हेन टू सिस्टम्स मेक इक्विलिब्रियम विद अनदर सिस्टम, then both the system will also maintain equilibrium between them। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। तो हेडिंग डालो, लिखो जल्दी से। अच्छा, ये तो बड़ा कॉमन सी बात है, तुमको मौका मिलता तो तुम भी इस काम को कर सकते थे। भाई देखो, ए और सी इक्विलिब्रियम में है, तो अगर C आपका T टेम्परेचर पर है तो A भी किस पर है? T टेम्परेचर पर। और B और C भी इक्विलिब्रियम में है, तो C आपका T टेम्परेचर पर, तो B भी क्या हुआ? T टेम्परेचर। तो ऑटोमेटिकली A और B क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं कर सकते? आप जो है दो की बात नहीं करो, 200 की बात कर लो। अगर 200 सिस्टम ये कहते हैं कि वो किसी अनदर सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो यानी कि ये लोग आपस में भी क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में ही होंगे। तो लिखे आप इसमें व्हेन TWO2, when two different systems make equilibrium, when two different systems make equilibrium with another system, system लिखना, with another system। फिर से मैं पूरी बात बोलता हूं। when two different systems make equilibrium with another system separately, when two different systems make equilibrium with another system separately, then both the systems will also be in equilibrium। 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 ये सपोर्टिंग अपना डिस्कशन कर लीजिए। अगर सर जैसे बताया सर, डिफरेंट सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम इन अनदर सिस्टम, अगर सिस्टम्स लेते तो भी फिर जो सिस्टम्स लेते तो गलत हो जाता। जैसे अगर आप ये कहते, देखो भाई इनका क्वेश्चन समझ लो क्या कह रही है। कह रहे हैं कि ए सिस्टम जो है सिस्टम्स के साथ इक्विलिब्रियम बनाता है,
तो भाई ए सिस्टम जो है सिस्टम्स के साथ, यानी कि एक सिस्टम सी एक सिस्टम डी है, तो ए ने सी के साथ भी इक्विलिब्रियम बनाया, डी के साथ भी इक्विलिब्रियम बनाया, तो सी और डी किस पर चले गए? इक्विलिब्रियम में। तो और सिस्टम बी ने भी उन्हीं के साथ इक्विलिब्रियम बनाया, तो फिर इसका मतलब सारे के सारे लोग क्या रहे होंगे? इक्विलिब्रियम में रहे होंगे। लिख सकते हो आप, जितना इसी बात को फॉलो करते हुए जितने लोगों में ये बात आप फिट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, सबके लिए सही है। लेकिन अगर हम ये बात लिख रहे हैं तो बाकी चीजों के लिए तो अंडरस्टूड हो गया ना। नोट कर लीजिए, एक सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो जो उस सिस्टम के जो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स हैं वो समय के साथ नहीं बदल रहे हैं। लेकिन दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब उनमें आपस में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है और ये टेम्परेचर कांस्टेंट की सिचुएशन पर होगा। ठीक है, कुछ बेसिक्स लिखते हैं, जरा आप देखिए उसमें कुछ गलती हो तो बताइएगा। अगर हम एक स्टेटमेंट दें कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और हम इसको डेल्टा यू से लिखें, इज इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर। तो क्या इस बात को आप सपोर्ट करोगे? अरे वही बात है यार, सपोर्ट करोगे ना, ये सही बात है। इसके बाद इफ फेज चेंज टेक प्लेस, इफ फेज चेंज टेक प्लेस, फेज चेंज टेक प्लेस, ध्यान देना, अगर फेज में चेंज आया है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सही है? अरे अभी हम कहां बोल रहे हैं कि हम गैसों की बात कर रहे हैं, हम तो जनरल वे में बात कर रहे हैं ना। जनरल वे में अगर किसी ने कहा कि भाई हम टेम्परेचर को चेंज करने जा रहे हैं, अगर टेम्परेचर चेंज करने जा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी रुक नहीं पाएगी, वो चेंज होगी ही होगी, और इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? चेंज होगी। लेकिन अब अगर हमने कहा कि हम फेज चेंज करेंगे तो फेज चेंज टेक प्लेस का जो मतलब है वो ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये होता है। और बात एकदम सही है भाई, अगर आपने कहा कि लिक्विड को सॉलिड बना दिया, तो लिक्विड को अगर सॉलिड बना दिया तो जो बॉन्ड थे, जो मॉलिक्यूल्स के जो बीच की डिस्टेंस थी, जो एटम के बीच का जो डिस्टेंस था वो कम हो गया ना, तो पोजीशन बदला कि नहीं बदला? अच्छा, जब हम फेज चेंज की बात करते हैं तो टेम्परेचर तो बदलता ही नहीं है, बोलो बदलता है? नहीं। तो इंटरनल एनर्जी के तो दो, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस स्टार पॉइंट को, जो नंबर 2 पर है। इंटरनल एनर्जी का तो मतलब था, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू था काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये था। अब किसी ने कहा कि भाई हम फेज चेंज करेंगे, तो काइनेटिक तुम्हारे ऊपर तो कोई बात ही नहीं होनी है, क्योंकि टेम्परेचर तो बदलेगा ही नहीं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अब इंटरनल को सीधे सीधे किससे मतलब हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी से मतलब हो जाएगा। ये क्लियर है बात? पहला पॉइंट क्या कह रहा है? जनरल वे में हम बात कर रहे हैं, हम ये कोई स्पेशली गैस के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल वे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई टेम्परेचर में चेंज करता है तो टेम्परेचर में चेंज होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, उसका मतलब हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। लेकिन अगर कोई फेज में चेंज करता है, अगर कोई केवल फेज बदलता है, तो फेज बदलने का मतलब किसमें बदलाव हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में। फेज बदलने का मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर क्या रखेंगे? कांस्टेंट।
तो जब टेम्परेचर रखेंगे कांस्टेंट तो के नहीं बदलेगा, एंड दैट इज वाई इस वाले केस में इंटरनल एनर्जी कहेगी कि हम तो पोटेंशियल एनर्जी के दोस्त हैं, जबकि ऊपर वाले केस में जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल क्या कहेगा, हम काइनेटिक एनर्जी के दोस्त हैं। ठीक है ना, ये बात जो आपको लिखाई गई। अब जरा इस वाले पॉइंट को देखना, व्हेन वी डिस्कस या व्हेन वी स्टडी अबाउट गैसेस, अब हमने कहा कि हम तो भाई गैसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द गैसेस देन देयर इज नो फेज चेंज, there is no phase change take place, agree? भाई लिक्विड जो था वो गैस बन सकता है, सॉलिड जो था वो लिक्विड बन सकता है। गैस पर हम गैसों की बात कर रहे हैं, हम गैस का पूरा थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं, तो जो गैस है वो क्या रहने वाला है, गैस ही रहने वाला है। तो यहां पर फेज का चेंज तो होने वाला नहीं, यहां पर फेज का चेंज होने वाला नहीं, इसलिए सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नॉट वैलिड इन दिस केस। तो गैसों की इस कहानी में ये वाली बात तो वैलिड होगी ही नहीं, तो कौन सी बात वैलिड होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और लास्ट वाली क्लास में आप इसको लिख चुके हो NCV/dt कैलकुलस की लैंग्वेज में, या फिर लिख सकते हो NCV∆T। तो गैसों की कहानी में केवल ये वाली बात जो है वैलिड होगी। क्लियर ये बात, पक्का? तो गैसों में अगर कोई हमको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है इस बात को लेकर के कि यार कभी कभी इंटरनल एनर्जी का चेंज पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, लेकिन गैसों में तो गैस ही रह रही है, फेज तो बदलना ही नहीं है। जब फेज बदलना नहीं है, ये वाली बात गैसों के लिए फिट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। एंड दैट इज वाई केवल कौन सी बात होगी, वो ऊपर वाली। ठीक, जब ये बात हमने आपको बता दी तो यहां से तो रिजल्ट आया वो ये, जरा ध्यान दे क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इस पर जरा बात किया जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ये बात करता है हीट की, ये बात करता है वर्क की, ये बात करता है इंटरनल एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी की, और किसके लिए बात करता है, फॉर गैस सिस्टम। तो अगर कोई कहता है कि भाई ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, तो आपको बताना चाहिए कि इन दिस लॉ वी हैव ए डिस्कशंस अबाउट द हीट एनर्जी, वर्क, इंटरनल एनर्जी फॉर द गैस सिस्टम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या इसको बहुत प्रॉपरली लिख दिया जाए इस बात को कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव रिलेशन एमंग हीट एनर्जी dq कैलकुलस में डेल्टा क्यू, वर्क dw कैलकुलस में डेल्टा w, एंड इंटरनल एनर्जी du कैलकुलस में du, बिना कैलकुलस के डेल्टा u। अब ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, चलो जरा स्टेटमेंट समझ लेते हैं
कि अगर आपके पास में कोई गैस सिस्टम है, गैस सिस्टम है आपके पास, और आपने इस गैस सिस्टम को हीट दे दी, हीट दे दी, मान लेते हैं आपने DQ हीट दे दी, तो फेस चेंज की तो बात सोचनी ही नहीं है, खत्म हो गई बात। पहले बता दिया कि गैसों में हम फेस चेंज की बात नहीं सोच रहे हैं, तो फेस चेंज की बात सोचनी नहीं है। तो अब जो तुम हीट इसको दोगे वो कितने कामों में खर्च होगी? वो 2 कामों में खर्च करेगी अपने आप को। एक तो खर्च होगी वर्क डन में, वर्क डन DW, ये जो हीट है वो गैस में क्या करेगी? कुछ वर्क करेगी। और दूसरा क्या चेंज होगा इसका? टेम्परेचर। तो यानी कि दूसरा जो हिस्सा होगा वो किस में खर्च होगा? इंटरनल एनर्जी में। ये बात क्लियर है ना? अब अगर हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा दें, ये सोचते हुए बिल्कुल कोई लॉस नहीं हुआ है कि अगर मैंने 100 कैलोरी दिया है तो पूरा 100 कैलोरी गैस में ही खर्च हुआ है, कहीं इधर उधर दाएं बाएं इन्वेस्ट नहीं हुआ है। तो इस केस में आप देखो क्या लिख पाओगे? DQ बराबर DU प्लस DW। देखा जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्या? एनर्जी। एक्चुअली ये है क्या? कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। और इसके लिए कौन सी कंडीशन मानी गई है? कि जो हीट दी जाएगी वो सिस्टम के अलावा कहीं किसी अदर जगह वेस्ट नहीं होगी। ठीक है ये बात। अब जब ये बात हमने लिख दी तो इसी लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, DQ इज इक्वल टू परमानेंटली NCV/dt, और DW को क्या लिख सकते हैं? PD लिख सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि DU के केस में केवल और केवल क्या वैलिड होगा? ये वैलिड होगा गैसों की कहानी में। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की, जो कि लॉजिकल है। साइन कन्वेंशन, तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो साइन कन्वेंशन है देखना, वो बिल्कुल लॉजिकल है, वो आपको पता है। अगर DQ की बात करें तो DQ पॉजिटिव इफ हीट गिवन टू सिस्टम। बात सही है। अगर आप किसी सिस्टम को हीट दोगे तो सिस्टम में जो है DQ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और सिस्टम से लोगे तो कम हो जाएगी। तो कम मतलब क्या होता है? नेगेटिव। और DQ आपका नेगेटिव होगा इफ हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम। तो भाई सिस्टम जो है इस मामले में थोड़ा सा गरीब हो जाएगा, घट जाएगा उसका एनर्जी हीट, तो वो कहेगा भाई लॉस हो गया। तो लॉजिकल है कि नहीं है? मतलब इसको याद रखने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करना। अब चलते हैं DW पर। तो DW पे जरा चलते, देखो DW यानी वर्क डन। तो DW पॉजिटिव इफ वॉल्यूम इंक्रीज। हाँ सही है भाई। यहां पर आप देखो ना DW बराबर क्या है? तो DW बराबर है PdV, और dV में क्या छिपा हुआ है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो फाइनल वाला क्या होगा? ज्यादा। तो डिफरेंस कैसा आएगा? प्लस। तो DW पॉजिटिव वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज मतलब वर्क इज डन बाय सिस्टम। भाई अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन कौन कर रहा है? सिस्टम। आपने पिछली क्लास में देखा कि सिस्टम जब वर्क डन कर रहा था तो क्या कह रहा था कि भाई वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है ना? और इसी का उल्टा कर लो कि अगर ये निगेटिव है तो अगर वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज। और वॉल्यूम अगर डिक्रीज है तो मतलब क्या हो गया? जो वर्क है, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या ऑन सिस्टम। तो पिस्टन तो वॉल्यूम बढ़ाना चाहता, लेकिन तुमने ताकत लगा के पिस्टन को क्या कर दिया? दबा दिया।
तो dW का साइन हो गया। अब बात करते हैं तुम्हारे इंटरनल एनर्जी के साइन कन्वेंशन पे। लॉजिकल तरीके से समझिए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब du पे आ जाते हैं भाई। सर पिस्टन का बताया तो पिस्टन वॉल्यूम बढ़ाना जाएगा, हम दबा देंगे तो माइनस में आ जाएगा, कम हो जाएगा ना। पिस्टन अपने आप तो जो है नीचे नहीं जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तभी तो वॉल्यूम कम होगा। और du बराबर होता है NCV dt। देखो इसका भी साइन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। dt माने टेम्परेचर डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव, टेम्परेचर घट रहा है तो du के साइन में अगर हम चलें du, तो du का साइन पॉजिटिव। इफ टेम्परेचर इंक्रीज, ऊपर की तरफ एरो मतलब इंक्रीज, और नेगेटिव अगर टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज। नोट करिए भाई, सीक्वेंस पता ही है, सारी चीजें बोर्ड पर सीक्वेंस में ही हैं। तो ये हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। रेशियो निकालना है dQ/dW का, dQ/du का आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, आंसर भी लिखा हुआ है उसका। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए उसका भी आंसर लिखा हुआ है। एडियाबैटिक प्रोसेस का कैलकुलेट करिएगा, होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो गया ये आपका। और आइसोथर्मल वाला भी आप करेंगे, फिर आंसर मिलाएंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा। तो dQ/du पहले निकाल लेते हैं। तो dQ कैसे निकलेगा, देखो बहुत दिनों बाद इसका रिवीजन कर रहे हो। हीट एनर्जी कैसे निकालते थे, हीट एनर्जी निकालते थे ms डेल्टा T ns डेल्टा T, ठीक है ना, ऐसे तो निकालते थे। और गैसों के लिए जब हम बात करते हैं गैसेस, तो जो S माने स्पेसिफिक हीट है उसको हम C से लिखते हैं। पिछली वाली क्लास में तुमने देखा था CP और CV आया था। तो यहाँ पे dQ की जगह पर हो जाएगा N, नंबर ऑफ मोल्स में बात कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि du हमें नंबर ऑफ मोल्स में भी पता है। तो NC और ये dt, यहाँ लेकिन P फॉर प्रेशर लगा दें, क्योंकि प्रेशर क्या चल रहा है, कांस्टेंट। और du की वैल्यू क्या होगी, NCV dt। ये तो अभी अभी आपने देखा है, पिछली वाली क्लास में भी देखा था इसका फार्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो गए, तो dQ/du आ गया CP/CV, जो कि किसके इक्वल है, गामा। अब CP की जो डिटेल है वो यहाँ फिलहाल अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही CV की, प्रूव्ड हो गया। उसके बाद में हमको dQ/dW निकालना है। तो dQ/dW, तो ये हो गया N CP dt और dW हो गया P dV, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है, बोलो। अब हमको तो ये भी पता है भाई कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो प्रेशर है कांस्टेंट, तो ये P dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nR dt। जो बदलेंगे वो देखो, जो बदलेंगे उसी में D लगाया है। प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बदलेगा तो dV, nR कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, dt। तो यानी कि P dV की जगह पे आप लिख सकते हो nR dt। n से n कैंसिल, dt से dt कैंसिल, तो dQ/dW आ गया CP/R। गामा में जाना है आंसर को ना, तो CP/R की जगह पे क्या लिख सकते हो, CP-CV। CP - CV इज इक्वल टू क्या था, R था।
तो डी क्यू बाई डी डब्ल्यू, ऊपर भी सी वी से डिवाइड किया और नीचे भी सी वी से डिवाइड किया। ठीक, तो ये आया डी क्यू बाई डी डब्ल्यू, ऊपर है सी पी बाई सी वी, अपॉन में आ गया सी पी बाई सी वी और माइनस का सी वी बाई सी वी, ये हो गया गामा, गामा -1। प्रूफ वाले अंदाज में पूछा जाए तो प्रूफ कर सकते हो, और उस तरीके से पूछा जाए कि क्या होता है तो बता सकते हो। तो ये मैंने आइसोबैरिक वाला काम किया। अब आइसोकोरिक जरा कर लेते हैं। तो आइसोकोरिक, कहाँ पर? ये इनफाइनाइट है। आइसोकोरिक में गए तो वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? 0। तब तो वर्क डन ही नहीं होगा। तो डी क्यू बाई डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब डी क्यू बाई डी यू को जरा देख लें। क्वेश्चन तो आप लोग कॉपी कर चुके हो ना, सारे क्वेश्चंस तो कॉपी हो गए ना, देख लो। क्वेश्चन नहीं कॉपी हुए तो देखो, फिर थोड़ा स्पेस हमें चाहिए होगा इधर। देखिए इधर, एक तो ये रिजल्ट आ गया। अब हमने लिखा डी क्यू बाई डी यू, ध्यान दो इधर, डी क्यू को ब्रेक किया जाए, डी यू को ब्रेक किया जाए। वॉल्यूम कांस्टेंट है, याद रखो। तो यहाँ लिखोगे एन सी वी डी टी, और डी यू क्या होता है? एन सी वी डी टी। तो डी क्यू बाई डी यू कितना हो गया? 1 आ गया। ये और ये दोनों आपके लिए हैं, ट्राई करें फिर बताइएगा। एडियाबैटिक लास्ट वाली क्लास में आपको कहा गया, बताया गया, नकल नहीं करना अभी। तो एडियाबैटिक अगर हम बात करें, एडियाबैटिक तो क्या मतलब था एडियाबैटिक का? डी क्यू बराबर क्या था? 0। यही तो एडियाबैटिक था। ना तो हीट का एक्सचेंज होगा, ना ही मास का। तो थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि डी क्यू बराबर होता है डी यू प्लस का डी डब्ल्यू। ये बताता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो अब डी क्यू तो 0 हो गया भाई, और डी यू क्या हो गया? एन सी वी डी टी, और डी डब्ल्यू क्या हो गया? पी डी वी। तो ये आ गया 0 एन सी वी डी टी और पी डी वी। पी डी वी जब लिख सकते हैं एन आर डी टी, लिख सकते हैं ना ऐसा। अगर हम यहां पर ऐसा करते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि पी डी वी की जगह पे अगर हमने एन आर डी टी लिखा तब तो फिर हमको ये बोलना पड़ेगा कि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो ये पी डी वी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं अभी, क्योंकि पी डी वी डिपेंड अपॉन द प्रोसेस। कि पी डी वी को हम आगे कैसे लिखें, ये डिपेंड करेगा किस पर? प्रोसेस पर। आइसोबैरिक है तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। कोई और प्रोसेस तो अलग तरीके से सोचेंगे। पूरी इक्वेशन में एन डी टी से डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया बाई एन डी टी, तो 0। ये आ गया सी वी प्लस का पी डी वी, और साथ में आ गया एन डी टी। अब सी वी की वैल्यू आर और गामा के टर्म में जरा बताओ कितनी होगी? सी वी की वैल्यू आर और गामा के टर्म में, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू है आर, और सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू क्या है? गामा।
मुझे CV की वैल्यू R और गामा के टर्म में चाहिए। गामा -1 देखो बताया जा रहा है, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी ज़रा निकालें और बताएं मुझे। सर किसके टर्म में चाहिए? R और गामा में चाहिए। तो गामा -1 अपन R ये बता रहे हैं CV की वैल्यू गामा -1 अपॉन R। बाकी लोग भी कंफर्म कर दें। R अपॉन गामा -1। ये काम में अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए तो बता देना, कर लेंगे ना। देखो कैसे, CP की जगह पे क्या लिख सकते हो? गामा CV लिखो, यहाँ पे गामा CV। तो यहाँ पे आ गया गामा CV माइनस का CV इज इक्वल टू R। तो गामा -1 CV इज इक्वल टू R। CV इज इक्वल टू क्या हो गया? R अपॉन गामा -1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 0 R अपॉन गामा -1 और प्लस में PdV NDT माइनस का R अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू PdV और NDT। यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो एक नोट जो हमने ये लिखा हुआ है इसमें कुछ कमेंट्स कर दो, फिर बाकी का काम करो। फाइंड, इस नोट में लिखना है इसको, फाइंड प्रोसेस इक्वेशन, फाइंड प्रोसेस इक्वेशन, फाइंड प्रोसेस इक्वेशन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस। फाइंड प्रोसेस इक्वेशन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। सुनो क्या सिचुएशन है। आइसोथर्मल हो तो PV बराबर कांस्टेंट इस्तेमाल होता है, ये प्रोसेस इक्वेशन है इसका आइसोथर्मल का। और अगर आपका जो है इसका हो, क्या नाम है, आइसोबैरिक हो तो P बराबर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक हो तो V बराबर कांस्टेंट होता है। तो हर किसी के पास में हर किसी प्रोसेस की अपनी एक इक्वेशन है। PV बराबर कांस्टेंट आइसोथर्मल के लिए, और V/T बराबर कांस्टेंट किस केस के लिए? आइसोबैरिक के लिए। तो यहाँ पर जो एडियाबैटिक है उसमें dQ क्या रहता है? 0। dQ अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया? Q बराबर कांस्टेंट। भाई dQ अगर 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ? Q बराबर कांस्टेंट। तो Q बराबर अगर कांस्टेंट है तो इसका प्रोसेस इक्वेशन क्या होगा वो हमें निकाल के लाना है। बात को समझ में आ रही है ना कि आपके पास आइसोबैरिक में एक इक्वेशन है जिसका नाम क्या है? चार्ल्स लॉ, V प्रोपोर्शनल T, V/T बराबर कांस्टेंट। आपके पास में आइसोथर्मल में एक इक्वेशन है PV बराबर कांस्टेंट, बायल्स लॉ। आपके पास में आइसोकोरिक के केस में कंडीशन है कि V बराबर कांस्टेंट। तो हर किसी सिचुएशन पर आपके पास आइडियल गैस से जुड़ा हुआ एक इक्वेशन है। इसमें जो इक्वेशन है वो हमें चाहिए, ठीक है ना, उसकी प्रोसेसिंग चल रही है। नोट करिए, इतना हमने बोर्ड पे किया है। तो रिजल्ट आ चुका है माइनस का R गामा -1 इज इक्वल टू P/N और dV/dt, dV/dt। देखिए गैस इक्वेशन क्या कहता है भाई? PV इज इक्वल टू nRT। तो P/N कितना हो गया? RT/V। तो माइनस का R गामा -1, P/N की जगह पे आ गया RT/V और dV/dt। ठीक, R से R कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया। देखिए क्या बचा, जो बचा उधर वो है माइनस का 1 अपॉन गामा -1, इधर है T dV अपॉन में V dt।
अब dv वालों के साथ v रख लें और dt वालों के साथ t लिख लें। इधर लिखा dt बाई टी और यहाँ पर हो गया माइनस का, या माइनस अभी यहाँ रखें, केवल गामा माइनस 1 को उधर भेज दें और dv के साथ v। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया जाए गामा माइनस 1 dv के साथ v। आप चाहें तो इस निगेटिव को एंगेज कर लें, कोई समस्या नहीं है, माइनस का dt के साथ t। ठीक, अब इंटीग्रेट कर लिया जाए, इंटीग्रेटिंग तो गामा माइनस 1 इंटीग्रेशन dv बाई v माइनस का dt बाई टी। तो इधर जब इंटीग्रेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा माइनस गामा माइनस 1 लॉग ऑफ v, b बेस में e चल रहा है, और ये आ जाएगा माइनस का लॉग t, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आ जाएगा, ले लिया लॉग के। लॉग में कांस्टेंट क्यों ले लिया? पूरी इक्वेशन किस में है हमारी? लॉग में है, इसलिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा लॉग v गामा माइनस 1 लॉग t माइनस 1 और प्लस का लॉग के। तो ये आया लॉग v गामा माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग t की पावर माइनस 1 इंटू में के, क्योंकि लॉग x प्लस का लॉग y बराबर क्या होता है? लॉग xy होता है। ठीक, हटा दीजिए लॉग लॉग, तो v की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू t की पावर माइनस 1 साथ में के, ये इधर आ गया k बाई टी, तो t v की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट आ गया। अब किसी ने कहा भाई इस रिजल्ट में हमको t गायब करना है, तो क्योंकि pv बराबर है nRT, तो t बराबर आ गया pv बाई nr, तो t की जगह पर लिख दिया pv बाई nr, और v की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, तो यहाँ से आ गया p v की पावर गामा कांस्टेंट साथ में nr, तो ये आ गया p v की पावर गामा क्या हो गया? कांस्टेंट। जो गिवन गैस होगी उसके जो मोल्स वगैरह होंगे वो तो फिक्स होंगे ना, एक रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, अब अगर हम किसी और को गायब, जैसे v को गायब करना है, यहाँ पे अगर हमें v को गायब करना है तो देखो क्या करें, v की वैल्यू हो जाएगी nRT बाई p, तो t है v की पावर गामा माइनस 1 बराबर है कांस्टेंट, तो मुझे v को गायब करना है भाई, तो t v की जगह पर आ गया nRT बाई p गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। डी अलर्ट, ध्यान देना, इधर रहेगा t और t की पावर गामा माइनस 1, और नीचे क्या आ गया? p की पावर गामा माइनस 1, बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट ही है ना, तो इसको लिख दिया कांस्टेंट। तो ये आ गया t की पावर गामा अपॉन p की पावर गामा माइनस 1 बराबर क्या? कांस्टेंट। अगर हमें p को ऊपर लाने का मन हो तो नेगेटिव पावर हो जाएगी, देखो लेके आते हैं p, इसको ऊपर ले जाएं तो माइनस गामा माइनस 1 और t की पावर गामा बराबर क्या? कांस्टेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा p 1 माइनस गामा t गामा बराबर क्या? कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक जब चलता है, एडियाबैटिक जब प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस में हमारे पास में प्रोसेस की इक्वेशन क्या है? लाइक आइसोथर्मल में तो वायल ने अपना इक्वेशंस दिया था, आइसोबैरिक में चार्ल्स अपना जो है इक्वेशंस देते हैं, तो इसी तरीके से हमारे पास में रिजल्ट आ गया किसका?
एडियाबैटिक का। आज जब एडियाबैटिक का ये आ गया तो फिर इसी का इस्तेमाल करेंगे। पायसन लॉ कहलाता है ये तीनों इक्वेशन जो हैं क्या कहलाती हैं? पायसन लॉ। सर यहाँ पे गामा कांस्टेंट लिया गया है। गामा कांस्टेंट होता ही है। मोनोएटॉमिक के लिए गामा की फिक्स वैल्यू होती है, डायएटॉमिक के लिए गामा की फिक्स वैल्यू होती है, पॉलीएटॉमिक के लिए गामा की फिक्स वैल्यू होती है। हाँ, हो गया।